ताजमहल एक ऐसी इमारत जो सदियों से दुनिया को हैरत में डालती आई है। लेकिन आज हम इसके सिर्फ रोमांस की नहीं, बल्कि इसके पत्थरों, इसकी इंजीनियरिंग और उस नामुमकिन सी लगने वाली मेहनत की बात करेंगे। आइए इस खास विश्लेषण में गहराई से समझते हैं कि आखिर 400 साल पहले ये अजूबा हकीकत में कैसे बदला। जरा सोचिए, 400 साल पहले ना कोई बिजली, ना ही आज जैसी बड़ी बड़ी क्रेनें और ना ही 3D मॉडलिंग या उन्नत तकनीक। तो फिर इतना सटीक और विशाल ढांचा आखिर खड़ा कैसे हुआ? ये सवाल किसी का भी दिमाग घुमा सकता है ना। खैर, इसका जवाब इतिहास के पन्नों में दबे एक ऐसे मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स के चमत्कार में छिपा है जिसे देखकर आज के इंजीनियर्स भी दांतों तले उंगली दबा लें। तो इस पूरे चमत्कार की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है? किसी वास्तुकला के नक्शे से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे व्यक्तिगत दुख से। साल था 1631, जगह बुरहानपुर। मुगल बादशाह शाहजहां की सबसे चहेती बेगम मुमताज महल का उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय इंतकाल हो गया। कहा जाता है कि इस सदमे ने शाहजहां को इस कदर तोड़ दिया था कि रातों रात उनके बाल सफेद हो गए थे। और उसी अथाह दुख और आंसुओं के बीच एक ऐतिहासिक वादे ने जन्म लिया, मुमताज के लिए एक ऐसी यादगार इमारत बनाने का संकल्प जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और न मिले। अब वादा तो हो गया था, लेकिन इससे जमीन पर उतारने के लिए चाहिए थी एक अचूक योजना और बेजोड़ वास्तुकला। साल 1632 में काम शुरू हुआ। सबसे पहले यमुना नदी के किनारे 42 एकड़ की जगह चुनी गई। क्यों? क्योंकि वहां की मिट्टी इस भारी भरकम इमारत का वजन सहने के लिए बिल्कुल सही थी। इसके बाद दुनिया भर के सबसे बेहतरीन दिमागों को एक साथ लाया गया। उस्ताद अहमद लाहौरी और मीर अब्दुल करीम ने पूरे डिजाइन की कमान संभाली। तुर्की से आए उस्ताद इस्माइल खान को खास तौर से गुंबद बनाने की जिम्मेदारी दी गई। महीनों की माथापच्ची के बाद जो नक्शा तैयार हुआ वो इस्लामिक, फारसी और मुगल शैलियों का एक बिल्कुल परफेक्ट मिक्स था। और यहाँ उनकी इंजीनियरिंग की दूरदर्शिता देखिए। मुख्य मकबरे के चारों कोनों पर जो मीनारें हैं ना, वो बिल्कुल 90 डिग्री पर सीधी नहीं खड़ी हैं। जी हाँ, उन्हें जानबूझकर बाहर की तरफ हल्का सा झुकाया गया है। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि 17वीं सदी का एक कमाल का अर्थक्वेक सेफ्टी फीचर था, ताकि अगर कभी भयंकर भूकंप आए भी तो मीनारें बाहर की तरफ गिरें और मुख्य ढांचे पर खरोच तक न आए। बिना कंप्यूटर के सदियों आगे की सोच लेना वाकई हैरान करता है। नक्शा तो बन गया, लेकिन अब शुरू होने वाला था इस प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल हिस्सा, सामान जुटाना। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो सिर्फ स्थानीय संसाधनों से बन जाए। ये सही मायनों में एक इंटरनेशनल महाप्रयास था। बेस बनाने के लिए राजस्थान के मकराना से बेहतरीन पारभासे सफेद संगमरमर मंगवाया गया और सजावट के लिए दुनिया भर से 28 अलग अलग तरह के बेशकीमती पत्थर इकट्ठे किए गए। सोचिए, चीन से जेड, श्रीलंका से नीलम, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली और यहाँ तक कि कोलंबिया से पन्ने मंगवाए गए थे। मानो पूरी दुनिया इस एक इमारत को सजाने के लिए एकजुट हो गई थी। अब एक बड़ा सवाल, ये 2 से 3 टन भारी मार्बल के ब्लॉक्स राजस्थान से आगरा पहुंचे कैसे? लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 1000 हाथियों की एक पूरी फौज लगा दी गई। गर्मी की तपती रेत और बारिश के कीचड़ के बीच हाथियों और बैलों का ये काफिला लगातार चलता रहता था। खदान से निर्माण स्थल तक का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में ही 2 से 3 हफ्ते लग जाते थे। आज के दौर में भी इतने बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को हैंडल करना पसीने छुड़ा दे। पर पत्थर तो सिर्फ पत्थर थे, उनमें जान फूंकने का काम तो इंसानों को ही करना था ना। और ये काम किसी एक इंसान का नहीं था। इसके लिए 20,000 कुशल कारीगरों और मजदूरों की एक विशाल फौज दिन रात काम करती थी। अगर इसे समझें तो 5,000 पत्थर तराशने वाले, 3,000 मास्टर राजमिस्त्री, 2,000 मूर्तिकार, 1,500 सुलेखत यानी कैलीग्राफर्स और 1,000 जड़ाई विशेषज्ञ। इस पूरी फौज को ठहराने के लिए यमुना के किनारे एक पूरा नया अस्थायी शहर बसा दिया गया था, जहां सुबह 4 बजे फज्र की अजान के साथ ही छैनी हथौड़े की आवाजें गूंजने लगती थी। एक और दिलचस्प बात बताता हूँ, नदी के किनारे इतनी भारी इमारत खड़ी करने की सबसे बड़ी चुनौती होती है उसकी नींव। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जमीन में 50 फीट गहरे कुएं खोदे और उन्हें पत्थर, मलबे और आबनूस तथा महोगनी जैसी सख्त लकड़ियों से भर दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि ये खास लकड़ियां पानी और नमी पाकर सड़ने की बजाय और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। यही वजह है कि आज 400 साल बाद भी ये नींव यमुना के पानी के नीचे से
पूरे ढांचे का वजन उठाए मजबूती से खड़ी है। नींव के ऊपर जो कुछ भी बना है वो इंजीनियरिंग और बारीक कलाकारी का एक ऐसा नमूना है जिसे समझना अपने आप में एक अलग सफर है। ताजमहल की दीवारों पर जो बारीक कलाकारी दिखती है वो इतालवी पियत्रा ड्यूरा तकनीक का कमाल है। पहले मास्टर कैलीग्राफर्स मार्बल पर डिजाइन बनाते, फिर पत्थर काटने वाले उस पर एकदम सटीक खांचे खोदते और फिर उन खांचों में बेशकीमती पत्थरों को एक खास रेजिन के साथ इतनी बारीकी से जड़ा जाता था कि पॉलिश करने के बाद कोई जॉइंट महसूस ही नहीं होता। ये काम इतना बारीक था कि 10 बाय 10 फीट के एक पैनल को पूरा करने में 8-8 महीने लग जाते थे और कहीं-कहीं तो सिर्फ 1 इंच में 60 अलग-अलग पत्थर जड़े गए हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना ये सोचकर। इसके अलावा एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम भी यहाँ मौजूद है जो वाकई लाजवाब है। फारसी सुलेखक अमानत खान ने मुख्य द्वार पर कुरान की जो आयतें उकेरी हैं उनमें नीचे के अक्षर छोटे रखे गए हैं और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है अक्षरों का आकार भी जानबूझकर बड़ा किया गया है। इसका नतीजा, जब कोई जमीन से ऊपर की तरफ देखता है तो उसे सारे अक्षर बिल्कुल एक समान आकार के नजर आते हैं। ये गणित और कला का एक बेहद जादुई मेल है। अब जरा मुख्य ढांचे के ताज यानी विशाल गुंबद की बात करते हैं। बाहर से जो गुंबद दिखाई देता है वो असल में अंदर से उतना बड़ा नहीं है। यहाँ डबल डोम या दोहरे गुंबद की प्रणाली इस्तेमाल हुई है। अगर एक ही मोटा गुंबद होता तो अंदर के कमरे का अनुपात बिगड़ जाता और वो बहुत भारी हो जाता। इसलिए लगभग 12,000 टन के वजन को संभालने के लिए बाहरी गुंबद को 115 फीट ऊंचा रखा गया, जबकि अंदर एक 80 फीट ऊंचा गुंबद है। और इस अंदरूनी गुंबद के ठीक नीचे उस अष्टकोणीय मुख्य कक्ष में जहां मुमताज महल की समाधि है, वहां एक और प्राकृतिक ध्वनि संबंधी चमत्कार होता है। अल्लाह के 99 नामों से सजे इस कक्ष में अगर कोई आवाज की जाए तो वो पूरे 28 सेकंड तक हवा में गूंजती रहती है। जी हाँ, 28 सेकंड। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, इसे ऐसे ही डिजाइन किया गया था। ये जगह सिर्फ आंखों को ही सुकून नहीं देती बल्कि इसका एक रूहानी एहसास भी है। लेकिन कहते हैं ना, हर खूबसूरत कहानी का अंत उतना ही खूबसूरत नहीं होता। 22 साल के दिन रात की मेहनत के बाद 1653 में आखिरकार ये अजूबा पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। लेकिन इसके बाद शाहजहां की जिंदगी ने एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लिया। 1658 में सत्ता के लिए उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। जिस इंसान ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई, उसे अपनी जिंदगी के आखिरी साल आगरा के किले में एक कैदी के रूप में बिताने पड़े। कैद के उन अंतिम 8 सालों के दर्द की कल्पना कीजिए। शाहजहां की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और आगरा के किले की एक छोटी सी खिड़की ही उनकी अपनी बनाई हुई उस मोहब्बत की निशानी से जुड़ने का एक लौता जरिया थी। वो रोज सुबह शाम यमुना के उस पार ताजमहल को निहारते रहते थे, जब तक कि 1666 में उन्होंने हमेशा के लिए आंखें नहीं मूंद ली। एक बेहद अकेला और शांत अंत। शाहजहां की मौत के बाद इस स्मारक में एक आखिरी बदलाव हुआ, एक ऐसा अनियोजित बदलाव जिसने इसकी एकदम सटीक समरूपता को हमेशा के लिए तोड़ दिया। आज मुमताज की कब्र बिल्कुल बीचों बीच नहीं है। औरंगजेब ने शाहजहां को भी वहीं मुमताज के ठीक बगल में दफना दिया। समरूपता को तोड़ने वाला ये कदम मूल डिजाइन योजना का हिस्सा कभी था ही नहीं। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था कि मौत के बाद भी वो दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहें। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ताजमहल सिर्फ एक बेहद खूबसूरत ढांचा और एक मशहूर प्रेम कहानी का प्रतीक है, या फिर ये 20,000 लोगों की अथक मेहनत, बेजोड़ योजना और बिना किसी आधुनिक तकनीक के नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाली इंसानी जिद का एक विशाल प्रमाण है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमारे बीच गूंजता रहेगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।